हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे इस चैनल में जिसका नाम है क्रिएटिव एंड क्रेजी स्टडी विथ राजीव सर। तो दोस्तों, आज का जो हमारा पहला वीडियो है वो हाउ टू स्टडी पर बेस्ड है। फ्रेंड्स, किसी भी एग्जाम की सफलता के लिए इंटेलिजेंसी के साथ साथ एक कड़ी मेहनत और एक स्मार्ट वर्क की बहुत आवश्यकता होती है। हालांकि हाउ टू स्टडी बेस्ड वीडियो कई आपने देखे होंगे, लेकिन मेरा आपसे निवेदन है कि इस वीडियो में आप अंत तक बने रहें। अगर आज वीडियो को आप अंत तक देखते हैं तो निसंदेह ये आपके एग्जाम की सफलता के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम अपने इस वीडियो का। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा जनरल स्टडी और जनरल साइंस की। तो दोस्तों, आपको पता है कि जनरल स्टडी की हम बात करें तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, करंट अफेयर्स, एमपीजी के। तो कुल मिलाकर मैं बात करूँ कि सब्जेक्ट का जो मटेरियल है वो काफ़ी ज़्यादा लेंदी है और नियमित समय में इसको तैयार करना और एग्जाम के समय तक पूरे डेटा को सही तरीके से अपने दिमाग में डाउनलोड करके रखना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो देखिए, मैंने जो बहुत समय लगाकर कड़ी मेहनत से जो आपके लिए वीडियो तैयार किया है, बस आपसे निवेदन है कि अंत तक इस वीडियो में आप बने रहें। तो मैं शुरुआत करता हूँ सबसे पहले जनरल स्टडी की तैयारी हमें कैसे करना चाहिए। तो आइए दोस्तों देखते हैं। देखिए, जीएस में दो बातें सबसे इंपॉर्टेंट है। पहली बात है, जो इतना सारा डेटा है जीएस का उसे हमें याद करना है, और दूसरी बात, जो भी डेटा हमने बड़ी मेहनत के साथ याद किया है उसे एग्जाम के समय तक हमें याद रखना भी है। लेकिन जो याद आपने करा है वो आपको याद तभी रहेगा जब आपने इसका प्रॉपर वे में रिवीजन किया है। लेकिन आप खुद समझते हैं कि एक तो इतना सारा डेटा हम इसे कब तक मगअप करेंगे, और अगर हम प्रॉपर रिवीजन नहीं कर पाते तो उसे याद रखवाना भी बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो दोस्तों, अगर मैं आपसे ऐसा कहूं कि हम जीएस का कोई भी डेटा याद करें ही ना, तो भूलने की संभावना पूर्ण रूप से खत्म हो जाती है। क्यों ना कोई हम ऐसी चर्चा करते हैं जिसमें क्वेश्चन ही खुद हमें आंसर पता है। तो एक मेथड है जो काम करती है कि अगर हम क्वेश्चन को 3 चीजों के माध्यम से अगर आंसर से जोड़ दें तो क्वेश्चन ही खुद हमें आंसर बताएगा। तो देखिए वो तीनों चीजें क्या है। तो मैं बात करता हूं सबसे पहले ब्रेन। दोस्तों, ब्रेन ये जो आप वर्ड देख रहे हैं इसमें 3 आपको लेटर दिख रहे हैं, एक आर, ए और आई। इस आर से मेरा तात्पर्य है रिडिकुलस थिंकिंग। रिडिकुलस थिंकिंग मतलब अजीब गरीब सोच। ए से मेरा अभिप्राय है एसोसिएशन यानी एसोसिएट करना, जोड़ना, और आई से मेरा तात्पर्य है इमेजिनेशन यानी कि कल्पना करना। दोस्तों, अगर आप क्वेश्चन को इन 3 चीजों के माध्यम से आंसर से अगर लिंक करते हैं तो क्वेश्चन ही खुद आपको आंसर बताएगा। अब ये तो थ्योरेटिकल बात हो गई, ये किस प्रकार से वर्क करता है। तो देखिए, मैं इसको आपको प्रैक्टिकली समझाने का प्रयास करता हूं। फॉर एग्जांपल, आप हिस्ट्री की तैयारी कर रहे हैं, हिस्ट्री में आप हड़प्पा सभ्यता पढ़ रहे हैं, हड़प्पा सिविलाइजेशन की बात चल रही है। हड़प्पा सिविलाइजेशन में करीब 25-30 स्थल है, उसके बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इस पर्टिकुलर स्थल की खोज कब हुई थी, कहाँ हुई थी, किसने की थी, किस नदी के किनारे हुई थी, इसमें किस चीज के साक्ष्य मिले थे। तो एग्जाम्पल के तौर पर हम एक हड़प्पा स्थल लेते हैं। सपोज मैं यहाँ पे हड़प्पा स्थल लेता हूँ जिसका नाम है रोपड़। तो देखिए, रोपड़ की खोज जो है, अगर मैं बात करूं कब हुई थी तो वो हुई थी 1955 में। कहाँ हुई थी तो आंसर है पंजाब। इसकी खोज किसने करी थी, इसके खोजकर्ता कौन थे तो उसका नाम है यज्ञदत्त शर्मा। किस नदी के किनारे हुई थी तो उस नदी का नाम है सतलज। और अगर आपसे पूछा जाए कि हड़प्पा सभ्यता में किस चीज के साक्ष्य मिले थे, तो यहाँ पे साक्ष्य मिले थे कुत्ते को आदमी के साथ यानी मानव के साथ दफनाने के यहाँ पर क्या मिले थे, साक्ष्य मिले थे। तो ये कि यहाँ पे 5 क्वेश्चन वो आपसे पूछ सकता है कि रोपड़ जो हड़प्पा स्थल है उसकी खोज कब हुई, कहाँ हुई, किसने करी। तो इसको याद करने के लिए थोड़ी सी आपको मात्र 30 सेकेंड की एक छोटी सी स्टोरी है, आप इसको आप सुने। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास 2 विद्यार्थी आए, उसमें से एक विद्यार्थी रो पड़ा। तो मैंने उससे पूछा, भाई क्या हुआ, क्यों रो रहा? तो मुझसे बोलता है कि सर, उसका जो मित्र है वो मुझसे बोलता है कि सर ये बचपन से ही रोता रहता है। बचपन यानी कि सन 55।
फिर मैंने उससे पूछा, नहीं भाई पूछने तो क्या हुआ, तो बेटा बताओ क्या हुआ। बोले सर 5 साल हो गए गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ, जॉब नहीं लगी, यानी कि क्या, पंजाब। तो देखिए हमने दोनों बातों को यहाँ इस रोने से जोड़ दिया कि बच्चा या विद्यार्थी क्यों रो रहा था, तो उसके दोस्त ने बोला बचपन से रोता, तो सन क्या हो गया, 55। क्यों रो रहा है, तो उसने बताया कि सर मेरी 5 साल हो गए जॉब नहीं लगी, तो यहाँ पे क्या आ गया, पंजाब। अब थोड़ी देर बाद मेरी आंख में आंसू आए, तो मुझसे पूछा गया सर आप क्यों रो रहे हो। मैंने कहा कुछ धुआं आ रहा, देख क्या हो बाहर क्या हो रहा। तो वो विद्यार्थी का उन्होंने बोला सर बाहर गायत्री यज्ञ हो रहा। तो देखिए यज्ञ के धुएं के कारण मेरी आंख में आंसू आए, तो यहाँ भी रोने का संबंध किससे हो गया, यज्ञ से। आगे हम बात करते हैं, कुछ लड़का रो रहा था, वो थोड़ी देर बाद हंसने लगा, तो मैंने उससे बोला कोई लाज शर्म नहीं है क्या, अभी तो तू रो रहा था भाई, अब हंसने क्यों लगा। तो बोले सर कुछ नहीं, आजकल मैं स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहा हूँ, तो मैं हड़प्पा स्थल पढ़ रहा था जिसका नाम है रोपड़, तो उसमें कुछ ऐसी बातें लिखी थी, मुझे हंसी आ गई। मैंने कहा ऐसा क्या लिखा था। बोले सर इस रोपड़ नाम के हड़प्पा स्थल में बोले आदमी की कोई इज्जत नहीं थी, वहां पर बोले कुत्ते को आदमी के साथ दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। तो आप देखिए अगर मैं आपसे आज से 5 साल बाद इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपसे बात करता है, आपसे पूछता है कि बताइए कि रोपड़ की खोज कब हुई थी, कहाँ हुई थी, किसने की थी, कौन सी नदी के किनारे हुई थी, काय के साक्ष्य मिले, तो आपको ये मेरी कहानी छोटी सी स्टोरी याद रहेगी कि रोपड़ जो हड़प्पा स्थल है उसको जो पूरी स्टोरी बेस्ड है वो किस पर बेस्ड है, रोने पर। तो कहानी आपको पता है कि क्यों रो पड़ा, कब से रो रहा था, तो उन्होंने कहा बचपन से रो रहा था, तो सन क्या आ जाएगा आपको, 55। भाई क्यों रो रहा है, जॉब नहीं लगी, 5 साल हो गए, तो आपको क्या आ जाएगा, पंजाब। वो सर जो थे वो क्यों रोते, क्योंकि यज्ञ का धुआं आ रहा था, तो आपको क्या आ जाएगा, यज्ञदत्त शर्मा। तो लड़का रोते रोते हंसने लगा था, तो सर ने बोला कोई लाज शर्म नहीं, अभी रो रहा था हंस रहा है, तो लाज से आपको याद आएगा सतलज नदी। तो उसने हंसने का कारण क्या बताया था कि सर रोपड़ एक ऐसा हड़प्पा स्थल है जहां पर कुत्ते को आदमी के साथ दफनाने के साक्ष्य मिले, मतलब मानव की कोई वहां पर इज्जत ही नहीं थी। तो दोस्तों आइए ये एक एग्जांपल आपने देखा, मैं एक और एग्जांपल के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करता हूं। तो दोस्तों दूसरा हम एग्जांपल लेते हैं कांग्रेस अधिवेशन। तो आप सभी को पता है कांग्रेस अधिवेशन करीब 45 से 50 कांग्रेस अधिवेशन हुए हैं और हर अधिवेशन में करीब 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फॉर एग्जांपल कब हुआ था, कहां हुआ था, अध्यक्ष कौन थे, विशेषता क्या थी। जिस प्रकार से हम देखें कि कांग्रेस अधिवेशन में करीब 200 क्वेश्चन बनते हैं और कभी भी इसमें से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता रहा है, तो 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन इसमें से आपको मिलेंगे। तो एक एग्जांपल मैं लेता हूं आपके सामने। सपोज यहां पर हम बात कर रहे हैं 1911 एक अधिवेशन था जो कि कलकत्ता में हुआ था और इस अधिवेशन के जो हमारे अध्यक्ष थे वो थे बिशन नारायण धर। अध्यक्ष का नाम था बिशन नारायण धर। और इस अधिवेशन की जो हमारी स्पेशलिटी थी, जो विशेषता थी, इसमें पहली बार हमारा नेशनल एंथम जनगण मन पहली बार इस अधिवेशन में गाया गया। तो दोस्तों आपसे क्वेश्चन आएगा कि जनगण मन जो अधिवेशन था जो पहली बार गाया गया, तो उस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी थी, वो अधिवेशन कहां हुआ था, वो अधिवेशन कब हुआ था। तो ओवरऑल हम देखें इसमें 4 क्वेश्चन बनते हैं। तो दोस्तों अब 200 क्वेश्चन याद कर पाना, इसे मगअप करके बहुत ज्यादा असंभव सा काम होता है। तो देखिए आप इसको किस प्रकार से याद करेंगे। तो यहाँ भी एक छोटी सी स्टोरी है। देखिए ये 1911 लिखा हुआ, 11 को हम भारतीय संस्कृति में 11 अर्थात एकादशी के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों हम सभी को मालूम है भारतीय संस्कृति से हम जुड़े हुए हैं। एकादशी के दिन हम भगवान श्री हरि विष्णु नारायण की पूजा करते हैं और उनका उपवास रखते हैं। शुद्ध हिंदी में अपन ग्रामीण लैंग्वेज बोले तो उपवास धरते हैं। तो 1911 में जो 11 अंक है, 11 नंबर की जो डिजिट है, वो आपको याद दिलाएगी एकादशी की। एकादशी भी आपको याद दिलाएगा विष्णु की, नारायण की और धन की। साथ में हम बात करें कि 11 नंबर पोजीशन और क्या बताते हैं, तो 11 नंबर पोजीशन में हम इस प्रकार से खड़े होते हैं, हमारी फिजिकल एक्टिविटी इस प्रकार से होती। इस प्रकार की फिजिकल एक्टिविटी का मतलब होता है कि हम जैसे राष्ट्रगान कर रहे हैं। तो यहां से हमको याद आएगा कि इस अधिवेशन में सबसे पहली बार जनगण मन गाया गया। तो जो हमारी फिजिकल एक्टिविटी 11 नंबर पोजीशन जो होती है, हम बिल्कुल सीधे ऐसी मुद्रा में खड़े हुए और इस मुद्रा में खड़े होकर हम क्या जनगण मन का गान करते हैं। अब आगे देखिए, अभी यहाँ पर हमारा एक और क्वेश्चन बन सकता है कि कलकत्ता अधिवेशन कब हुआ था। तो इसको आप इसी स्टोरी से रिलेट कर दे। किसी ने आपसे पूछा कि भाई एकादशी कब है, तो आपने उसको जवाब दिया भाई कल एकादशी है, तो आपको याद आ जाएगा कलकत्ता। तो देखिए इस प्रकार से जब भी आपके सामने
सामने कोई क्वेश्चन आएगा 1911 से रिलेटेड अधिवेशन का, तो चारों बातें एक दूसरे से रिलेट कर रही है। तो यहाँ पर क्वेश्चन ही खुद आपको आंसर बताएगा। जैसे ही मैं आपसे बोलूंगा 1911, आप बोल दोगे जनगणमन, आप बोलोगे मिशन नारायण दत्त, आप बोलोगे अधिवेशन कहां हुआ था, कलकत्ता। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आइए एक और एग्जांपल लेते हैं हम, तीसरा एग्जांपल। अगर हम बात करें यहां पर पॉलिटी की, पॉलिटिकल साइंस, तो दोस्तों आपको मालूम है कि पॉलिटी में करीब 1 से लेकर 395 तक आर्टिकल है। सिंपल सी बात है, इतने सारे आर्टिकल से रिलेटेड जो डेटा है उसको लंबे समय तक याद रख पाना बहुत मुश्किल है। कौन सा आर्टिकल किस चीज से रिलेट करता है, तो देखिए यहां पर मैं कुछ आर्टिकल के बारे में आपको समझाना चाहता हूं। जब प्रॉपर आप वीडियो आर्टिकल के देखेंगे तो आपको पूरे 395 आर्टिकल इसमें बहुत आसानी से आप याद कर पाएंगे। कुछ एग्जांपल यहां पे मैं आपको बताता हूं। जैसे हम बात कर रहे हैं आर्टिकल नंबर 52, 52। देखिए 52 आर्टिकल की मैं बात करूं ये किससे रिलेट करता है, तो 52 को अगर हम हिंदी में बोले तो हिंदी में हम इसको बोलते हैं बामन, यानी 52 बोलते हैं। 52 से ही आपको रिलेट करना है बामन। बामन यानी कि क्या, ब्राह्मण। तो जिस प्रकार वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण सबसे बड़ा पद होता है, उसी प्रकार भारतीय संविधान में सबसे जो बड़ा पद होता है वो होता है राष्ट्रपति का। तो आर्टिकल नंबर 52, आर्टिकल नंबर 52 भारत के राष्ट्रपति से संबंधित है। इसी प्रकार एक और आर्टिकल लेते हैं हम, आर्टिकल 352। तो देखिए 52 तो आपको मालूम था किससे रिलेट करता, राष्ट्रपति से, लेकिन यहाँ पे एक और आपको नंबर मिल गया है, एक और डिजिट मिली है, इसका नाम है 3। इस 3 को आप बोलते हैं ट्री। ट्री यानी होता है पेड़। तो आप इमेजिन करें कि राष्ट्रपति जो है पेड़ पर चढ़ गए, ठीक है। तो राष्ट्रपति पेड़ पर चढ़ गए, कहने का तात्पर्य यह है मेरा कि राष्ट्रपति यहां पर आपातकाल लगाने के लिए ट्री पर चढ़ गए। तो आपको याद आएगा कि 352 आर्टिकल जो है ये काय से रिलेट कर रहा है, आपातकाल से। किससे रिलेट करता है, आपातकाल से। एक और आर्टिकल लेते हैं, सपोज आर्टिकल नंबर 360 की बात करते हैं। तो दोस्तों आप सभी को मालूम है 360 डिग्री का मतलब होता है एक सर्कल। एक सर्कल जो होता है वो 360 डिग्री का होता है। इसी सर्कल को हम बोल सकते हैं जीरो। जीरो यानी कि आपके पास पैसा नहीं है। आपके पास पैसा नहीं है इसका मतलब है कि आपके जीवन में वित्त संकट है। कौन सा संकट है, वित्त संकट है। तो 360 से आपको याद आएगा एक सर्कल, 360 डिग्री का क्या होता है, एक सर्कल। इस सर्कल को हम क्या बोल सकते हैं, जीरो। और जीरो का मतलब है आपके पास पैसा नहीं है, मतलब आपके जीवन में वित्त संकट है। तो 360 जो आर्टिकल है वो कहां से रिलेट कर रहा है, वित्त संकट की स्थिति में आपातकाल। एक और आर्टिकल हम लेते हैं, आर्टिकल 70। तो जैसे अभी कोरोना वायरस चल रहा है तो आर्टिकल 17 मतलब खतरा छूना मना है। तो ये आर्टिकल रिलेट कर रहा है अस्पृश्यता से। तो आर्टिकल नंबर 17 का रिलेट करता है अस्पृश्यता, ठीक है। तो आप इस प्रकार से पूरे आर्टिकल को याद कर सकते हैं। जब आप मेरा प्रॉपर आर्टिकल पर वीडियो देखेंगे तो 1 से लेकर 395 आर्टिकल आप एक ही वीडियो में आपको बहुत अच्छी तरीके से आपके दिमाग में डाउनलोड हो जाएंगे। आगे हम चर्चा करें अगर, तो बहुत सारी दोस्तों ऐसी जीएस में चीजें हैं जिस डेटा को आपको लंबे समय तक अपने दिमाग में स्टेबल करके रखना है। तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि हमारे चैनल में जीएस को लेके मैथ्स हो, रीजनिंग हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो, पॉलिटिकल साइंस हो, सभी सब्जेक्ट के आपको प्रॉपर वीडियोस उपलब्ध होंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। तो आइए दोस्तों हम देखते हैं हमारा फेवरेट सब्जेक्ट मैथ्स और रीजनिंग। मैथ्स और रीजनिंग में दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कॉन्सेप्ट, एक्यूरेसी, देन स्पीड। ये तीनों चीजें अगर आपकी बहुत बेस्ट है तो आप मैथ्स में अपने आप को पूर्ण रूप से पारंगत मान सकते हैं। एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले हम स्पीड से रिलेटेड कुछ मैं बातें आपसे करना चाहता हूं। सपोज मैं आपसे पूछता हूं कि 206 का 20.6% कितना होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि बिना पेन चलाए आप इसका आंसर दें, तो देखिए 206 का 20.6% निकालने के लिए आप जनरली क्या करेंगे, 206 into 20.6 divided by 100, then you can get the answer. But if you are following that kind of way, you will take more time to get the answer. Then what will you do? 206 में अगर आपको 206 का मल्टीप्लाई करना आता है और आपको डेसिमल का बैलेंस करना आता है और आपको जीरो का बैलेंस करना आता है तो आपका आंसर तुरंत आ जाएगा। तो देखिए 206 में जब हम 206 का मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आता है यहां पर 42436।
ये इसका मल्टीप्लिकेशन है। अब डेसिमल को बैलेंस करना है, तो डेसिमल को बैलेंस करने के लिए आप एक जनरल आइडिया लगाइए। 206 का 10% होता है लगभग 20, और ये आपसे पूछा है 20%, यानी आपका आंसर करीब 40 के करीब आना चाहिए। तो आपका आंसर होगा 42.436। अब दोस्तों ये मैंने आंसर डायरेक्ट लिख दिया था यहाँ पर। अब मैं थोड़ा सा आपको समझाऊं कि ये आया कैसे, ठीक है। तो आप देखिए 206 में अगर आपको 206 का मल्टीप्लाई करना है या 206 का स्क्वायर निकालना है, तो इसके लिए क्या करते हैं, आप इस प्रकार से 206 को लिखें और यहाँ पे 3 प्लेसिंग बनाएं। पहली प्लेसिंग पे 2 का स्क्वायर आएगा, लास्ट वाली प्लेसिंग पे 6 का स्क्वायर आएगा, और जो मिडिल ऑर्डर है यहाँ पर इन दोनों का मल्टीप्लाई करके आपको डबल करना है। तो देखिए 2 का स्क्वायर होता है 4, तो आप लिखेंगे 0 4। 6 का स्क्वायर होता है 36, क्या लिखेंगे आप 36। दोनों का मल्टीप्लाई करें, 2 6 या 12, 12 का डबल करें 24। तो देखिए यहां पर आपका आ गया 42436। अब 42436 तो 206 का 206 में मल्टीप्लाई करना था, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि डेसिमल में और अपॉन में 100 भी है। तो आप एक जनरल आइडिया लगाइए कि 206 का 10% होता है 20, तो 20% कितना होगा 40, तो 40 के करीब आपका आंसर होगा। तो आप ऑटोमेटिक दशमलव यहाँ पर लगा देंगे, तो आपका आंसर होगा 42.436। आइए हम अगला एग्जांपल लेते हैं। 3050 का 30.5%। तो दोस्तों यहां पर आपको मालूम है कि 305 में आपको 305 का गुणा करना है। तो मैं आपको बता चुका था ऑलरेडी कि 305 में 305 का गुणा करना है। 305 का स्क्वायर कैसे करते हैं, तो यहाँ पर आपको मैंने बताया था कि आप 3 का स्क्वायर लिख दें, 9 होता है, 09 लिखेंगे। 5 का स्क्वायर यहाँ पे कितना होता है 25। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें, 3 5 15, 15 का डबल करें, कितना हो गया 30। तो ये आपका आंसर आ गया 93025। अब आपको डेसिमल लगाना, तो डेसिमल लगाना बहुत आसान है। 10% कितना होता है 305, ये 30% है, तो 300 900 होता है, 900 करीब आपका आंसर होगा। तो आपका आंसर आ जाएगा 930.25। अगला एग्जांपल आप मुझे बताइए, जल्दी से बताना है आपको। अगर मैं आपसे पूछता हूं सपोज कि 4090 का अगर मैं आपसे पूछूं कि 40.9% कितना होता है, तो आपको देखिए जल्दी से आपको समझ में आ जाना चाहिए। 409 ये आपका इस प्रकार से आपने लिख दिया 1 2 3। 4 का स्क्वायर हो गया यहाँ पे 16, 9 का स्क्वायर हो गया आपका 81। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो 4 9 36, 36 का डबल होता है 72। तो आपका आंसर आ गया 16721। लेकिन अभी अपने को डेसिमल को और बैलेंस करना है, तो थोड़ा सा आप लॉजिक लगाइए। 10% कितना होगा 409, ये 40% है, 400 का 4 गुना करना पड़ेगा, यानी कितना हो जाएगा 1600। तो आपका आंसर आ जाएगा 1672.81। तो दोस्तों इस प्रकार से आप किसी भी प्रकार का परसेंटेज निकाल सकते हैं, लेकिन परसेंटेज के लिए मेरा आपको एक स्पेशल वीडियो देखना पड़ेगा जिसमें परसेंटेज आप किस प्रकार से निकाल सकते हैं। कोई भी परसेंटेज आपको निकालना हो, आप उसे बिना पेन चलाए मात्र 2 से 3 सेकंड में आप परसेंटेज निकाल सकते हैं। आइए देखते हैं दोस्तों, हम कुछ और एग्जांपल लेते हैं। मैं क्वेश्चन देता हूं, जैसे आपको सपोज ये क्वेश्चन RS अग्रवाल क्वेश्चन है कि किसी वस्तु को निर्धारित मूल्य के 2/3 पर बेचा जाए तो 10% की हानि होती है। अगर उस वस्तु को निर्धारित मूल्य पर ही बेचा जाता तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा। दोस्तों क्वेश्चन है किसी वस्तु को निर्धारित मूल्य के 2/3 पर बेचा जाए तो 10% की हानि होती है। अगर उस वस्तु को निर्धारित मूल्य पर ही बेचा जाता तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा। अगर आप इस क्वेश्चन को x मानकर सॉल्व करते हैं तो करीब आधे पेज में ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो दोस्तों समय बदल रहा है धीरे धीरे। पहले हम अननोन वैल्यू को x मानते थे, हम 1 मानते थे, अननोन वैल्यू को हम 100 मानते थे। कोई भी नंबर अपने आप में कितना होता 100 होता। लेकिन इन तीनों अननोन वैल्यू अगर हम x 1 या 100 मानते हैं तो यहां पर हमारे क्वेश्चन की लेंथ बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और हमारा आंसर बहुत देर बाद आएगा। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि आप इस निर्धारित मूल्य को 270 मानते हैं तो आपसे बोला है कि निर्धारित मूल्य के 2/3 पर बेचने पर। अब निर्धारित मूल्य का 2/3 तो 270 का अगर आपसे मैं बोलूं 2/3 कितना होगा, तो यहाँ पे आप देखिए ये होगा आपका कितना 180। तो यहाँ पर आप 270 रुपए की वस्तु को 2/3 पर बेच रहा है, यानी कितने में बेच रहा है 180 रुपए में। और 180 रुपए में बेचने पर आपको 10% की हानि हो रही। मतलब ये वैल्यू काय के बराबर है आपकी 90% के बराबर है।
अब आपको पता है कि 100% जो होता है उसको हम सीपी बोलते हैं, क्रैमूल बोलते हैं। तो आप मुझे बताइए अगर 90% इक्वल टू 180 होता है तो 100% इक्वल टू कितना होगा? तो 90 का डबल 180, तो 100 का डबल कितना होगा? 200। तो अब देखिए 200 रुपए वस्तु का क्रय मूल्य हुआ। आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि वस्तु को निर्धारित मूल्य पर ही बेचे, यानी 200 रुपए की वस्तु को 270 रुपए में बेचोगे तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा? तो 200 रुपए की वस्तु को आप 270 में बेचोगे यानी कि 70 रुपए का लाभ, 200 पे 70 का लाभ यानी 100 पे 35 का लाभ। तो आपका आंसर आ जाएगा 35%। तो दोस्तों देखिए आपने यहाँ पर 270 जो एक मैजिक नंबर माना है, तो वो मैंने क्यों माना? आज अगर हम बात करें तो बहुत सारे ऐसे मैजिक नंबर है, मैं आपको CISI पढ़ाऊंगा, परसेंटेज पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो वहां पर आपको बहुत ज्यादा मैजिक नंबर का इस्तेमाल करते हुए पढ़ाऊंगा, तो आपका आंसर बिना पेन चलाए मुश्किल से 3 या 4 सेकंड में आपका आंसर आ सकता है। अब ये 270 मैंने क्यों माना, तो मैं आपको एक चीज बता दूं, मुझे ऐसी वैल्यू चाहिए थी जिसको मैं 90% के बराबर रहूं तो वो इजीली कट जाए और मुझे 100% का मान इजीली मिल जाए। अब ये 270 आप बोलोगे सर ये 270 कहां से आया? हर एक आपका अलग अलग मैजिक नंबर होगा। तो देखिए 270 की कहानी कैसी है, तो आपको करना क्या है, आपको बोला 10% हानि और 2/3। तो आप कुछ नहीं करें, 270 के लिए आप क्या करें, यहाँ लिखें 2/3 और 10% हानि मतलब आप उसको लिखेंगे 90। तो इस 90 में आप 3 का गुणा कर दें तो आपको मिल जाएगा 9 3 27 यानी 270, और 90 में आप 2 का गुणा करेंगे तो आपको मिल जाएगा 180। तो ऑटोमेटिकली 270 का 2/3 कितना हो जाएगा? 180। ये वैल्यू 90% के इक्विवेलेंट होगी क्योंकि 10% की हानि हो रही। तो 90% बराबर 180, तो 100% बराबर कितना हो गया? 200। अब 200 रुपए की वस्तु को 270 बेचोगे, 70 रुपए का लाभ, तो 100 रुपए में कितने का लाभ? 35 रुपए का लाभ। तो 100 पे 35 का लाभ मतलब लाभ कितना हुआ? 35% का। तो इस प्रकार से आप मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों आइए हम रीजनिंग की बात करते हैं। रीजनिंग में टॉपिक है क्लॉक। आपने देखा होगा क्लॉक में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एंगल कितने बजे कितने डिग्री का एंगल बनेगा, ये आमतौर पर क्वेश्चन पूछा जाता है। और एंगल निकालने का एक फार्मूला होता है 11m/2 - 30h। लेकिन इस फार्मूले का इस्तेमाल करके अगर आप एंगल निकालेंगे तो आपको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि आपको इस फार्मूले का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। आप किसी भी टाइम पर कोई भी एंगल अगर आपको निकालना है तो आपको ध्यान से मेरी बातें सुने। 5 मिनट का ये कॉन्सेप्ट है। इसके बाद में दुनिया का किसी भी समय का कोई भी एंगल आप बिना पेन चलाए बहुत इत्मीनान से निकाल सकते हैं। तो देखिए हम एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैं आपसे पूछता हूं कि 1:35 पर कितने डिग्री का एंगल बनेगा। तो दोस्तों इसका आपको आंसर निकालने का मैं तरीका बता रहा हूं। तो आप देखिए 35 को आप लिखेंगे 7 क्यों लिखेंगे? क्योंकि 35 मिनट का मतलब होता है मिनट का कांटा कहां पर होता है? 7 पर। इन दोनों का डिफरेंस कितना हुआ? 6। इसमें आप 30 का मल्टीप्लाई करें कितना हो गया? 180। अब देखिए 35 का आधा होता है 17.5। 17.5 को आपको क्या करना है? यहां से घटाना है। तो 17.5 आप जब घटाएंगे तो 180 में से आप 20 घटाते हैं तो 160 आता है। आपको 2.5 आपने ज्यादा घटा दिया तो आपका आंसर आ जाएगा 162.5। तो आपका डायरेक्ट आंसर आ गया 162.5। तो अब दोस्तों ये किस प्रकार से हो रहा है इसको मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं कि ये मैंने 17.5 क्यों घटाया, 30 का मल्टीप्लाई क्यों किया, यहाँ पे मैंने 6 क्यों लिखा। तो अब एक एग्जांपल और मैं आपके लिए लेता हूं। मैं आपसे बात कर रहा हूं मान लो 1:40। इसी को आप थोड़ा समझने का प्रयास करें। आप इसको लिखोगे 1:40 का मतलब क्या होता है? मिनट की सुई काय पर है, मिनट हैंड काय पर है आपका 8 पर। डिफरेंस कितना आया? 7। यहाँ 30 से मल्टीप्लाई करें कितना आ गया? 210। 40 मिनट मतलब 20 डिग्री। 20 को आप माइनस करें आपका आंसर आ गया 190 डिग्री। कितना आ गया? 190 डिग्री। लेकिन आपको 180 से ज्यादा आंसर देना नहीं, इसलिए आपका आंसर होगा 170 डिग्री। तो आपका आंसर है 170 डिग्री। आइए दोस्तों हम इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं किस प्रकार से हम बिना पेन चलाए इसका आंसर निकालते हैं। तो देखिए ये एक सर्कल है, जैसे कि आपने घड़ी में देखा होगा। घड़ी में टोटल पार्ट होते हैं कितने? 12। कितने पार्ट होते हैं दोस्तों? 12 पार्ट होते हैं। ये 12 पार्ट जो है मिलकर, ये 12 पार्ट जो है ये दोस्तों मिलकर एक सर्कल का निर्माण करते हैं। और एक सर्कल जो होता है वो 360 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का। तो दोस्तों 12 पार्ट अगर 360 डिग्री के हैं तो मैं आपसे पूछूं कि एक पार्ट की जो वैल्यू है
वो कितनी होगी, तो एक पार्ट की वैल्यू होगी दोस्तों कितनी, 30 डिग्री। यानी कि मैं आपसे अगर बात करता हूं कि कोई आपका यहाँ पर मिनट हैंड 12 पर है और मिनट हैंड 1 पर है, तो इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा वो कितने डिग्री का बनेगा, 30 डिग्री का बनेगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो घंटे की सुई है जिसको अपन बोलते हैं आवर हैंड, तो घंटे की सुई आपसे मैं बोलूं कि 60 मिनट में यानी कि 1 घंटे में कितने डिग्री आगे बढ़ती है। तो घंटे की सुई देखिए, जैसे मान लीजिए 12 बज रहे हैं, 12 से कितने बजे, अभी 1 बजे, तो घंटे की सुई 12 से कितने पर आ गई, 1 पर आ गई, मतलब कितने डिग्री आगे बढ़ी, 30 डिग्री आगे बढ़ी। यानी घंटे की सुई 1 घंटे अर्थात 60 मिनट में कितने डिग्री आगे बढ़ती है, 30 डिग्री आगे बढ़ती है। तो 60 मिनट में 30 डिग्री अर्थात क्या हुआ, 1 मिनट में 30/60 यानी कि कितना डिग्री, 0.5 डिग्री, यानी कि आधा डिग्री आगे बढ़ती है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि घंटे की जो सुई है वो 1 मिनट में कितना मूव करती है। तो आपको ये ध्यान रखना है, घंटे की सुई जो है 1 मिनट में 0.5 डिग्री या आधा डिग्री आगे मूव करती है। इस प्रकार हम देखें मिनट की सुई, तो मिनट की सुई दोस्तों देखें 5 मिनट की मैं बात कर रहा हूं। जैसे मान लो यहां पर मैं आपसे बोल रहा हूं कि 6:15 हुए और 6:20 हुए, तो मिनट की सुई 6:15 से 6:20 पे आ गई, यानी 5 मिनट में वो कितने डिग्री आगे बढ़ी, 30 डिग्री आगे बढ़ी। 6:15, 6 बज के कितने मिनट, 15 मिनट और 6:20। तो इन 5 मिनट में आप देखें मिनट की सुई कितने डिग्री आगे मूव हुई, 30 डिग्री आगे मूव हुई। तो 5 मिनट में कितना डिग्री, 30 डिग्री। तो 1 मिनट में कितना डिग्री हो जाएगा दोस्तों, 6 डिग्री। तो आपको ये 2 बातें याद रखना है कि घंटे की जो सुई है वो 1 मिनट में कितना डिग्री आगे बढ़ती है, 0.5 डिग्री आगे बढ़ती है, और मिनट की जो सुई है वो 1 मिनट में कितना डिग्री आगे बढ़ती है, 6 डिग्री आगे बढ़ती है। केवल आपको इतना ध्यान रखना। इसके बाद आप इसको समझने का प्रयास करें, आप बिना पेन चलाए आंसर देंगे। तो देखिए हम फिर से अपने क्वेश्चन पर आते हैं। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि 2:40 पे कितने डिग्री का एंगल बनेगा, तो आपको करना क्या है, 2:40 यानी आप इस 2:40 को लिखेंगे 40 मिनट का मतलब होता है कि जो आपकी मिनट की सुई है वो काय पर है, 8 पर। थोड़ा सा मैं आपको यहाँ घड़ी बना के समझाता हूँ। 2:40 की मैं बात कर रहा हूँ, देखिए ये 12, ये 1, ये 2, ये आपका हो गया 2, ये आपका हो गया 6, ये 7, ये 8, तो ये मिनट की सुई। अब आप देखिए यहाँ पर 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो देखिए हम बात करें यहाँ पर आएगा तो 30 डिग्री, यहाँ से यहाँ तक 30, यहाँ से यहाँ तक 30, यहाँ से यहाँ तक 30, 30, 30, 30, तो कितना हुआ, 30, 60, 90, 120, 150, 180। तो यहाँ से लेके जो मिनट की सुई है आपकी कहाँ पर है, 2:40 पर यानी 8 पर है। घंटे की सुई आप मान लें थोड़ी देर के लिए 2 पर है, हालांकि 2:40 हो गए तो घंटे की सुई 2 से आगे मूव करेगी, लेकिन अभी फिलहाल आप क्या माने, घंटे की सुई आपकी कहाँ पर है, 2 पर। तो पहले आप देखें कि यहाँ से लेके यहाँ तक का जो एंगल है तो उसमें देखिए डिफरेंस कितना आ रहा है इन दोनों के बीच में, 6। तो आप इसको 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे डायरेक्ट, तो कितना आ जाएगा, 180 डिग्री। एक तो ये फार्मूला आपके पास कि डायरेक्ट आप इसका डिफरेंस निकाल लें और यहाँ पे आपका क्या आ गया, 180 डिग्री, या फिर आप यहाँ से चेक करें कि 30, 30, 60, 90, 120, 150, 180, लेकिन इसमें आपको क्या बहुत ज्यादा क्या लगेगा, टाइम। लेकिन मैं आपको समझा रहा हूं कि हमें घटाना कब है और जोड़ना कब है। अब देखिए ये 180 डिग्री आ गया। अब दोस्तों मुझे ये बताइए कि 2:40 हो चुका, 2 बजे जो घंटे की सुई थी वो एग्जैक्ट काय पर थी, 2 पर। 2 बजे घंटे की सुई यानी अवर हैंड हमारा कहां पर था, 2 पर, लेकिन 2 बज के कितने मिनट हो चुके, 40 मिनट हो चुके। और मैं आपको बता चुका हूं कि घंटे की सुई जो है 1 मिनट में आधा डिग्री आगे बढ़ती है। तो 40 मिनट में कितना डिग्री आगे बढ़ेगी, 20 डिग्री आगे बढ़ेगी। यानी कि घंटे की सुई 2 पर नहीं है, 2 और 3 के बीच में यहां कहीं होगी। तो ये वाला हमको इतना एंगल लेना पड़ेगा, ये पूरा एंगल नहीं लेना पड़ेगा। घंटे की सुई थोड़े आगे बढ़ गई तो इतना एंगल हमको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। यानी कि 40 मिनट में घंटे की सुई कितना आगे बढ़ी, 1 मिनट में आधा डिग्री आगे बढ़ती, तो 40 मिनट में कितना डिग्री आगे बढ़ेगी, 20 डिग्री। तो आप सीधे यहाँ पर 20 को माइनस कर दें तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 160 डिग्री। तो बस आपको ये ध्यान रखना है। अब देखिए, अब आपको कब प्लस करना कब माइनस करना, तो मैं इसका सिंपल फंडा बता दे रहा हूं। अगर ये लास्ट वाली डिजिट, ये नंबर अगर बड़ा हो, ये नंबर छोटा है, ये नंबर बड़ा हो, तो आपको माइनस करना है। अगर ये नंबर छोटा है तो आपको प्लस करना है। एक एग्जांपल और लेते हैं हम यहां पर। देखिए मैं आपसे पूछता हूं यहां पर, एक एग्जांपल लेता हूं, मैं आपसे पूछ रहा हूं यहां पर, आप मुझे बताइए कि 3 बजकर
कितने बजकर 3:35 पे कितने डिग्री का एंगल बनेगा। अब देखिए आपको करना क्या, 35 मिनट मतलब आप यहाँ पे ले लें 3:40, 3:45 ले लेते हैं। 45 यहाँ पे हो गया 3:11, ठीक है। 45 का मतलब क्या हो गया 9। 45 3:45 मतलब मिनट की सुई कहां पर है 9 पर है। यहाँ पर डिफरेंस कितना आ गया आपका 6। इसमें आप काय का मल्टीप्लाई करें 30 का, ये आपका कितना हो गया 180। अब आपको मालूम है बड़ी वाली डिजिट क्या है 9, ये बड़ी है तो आपको क्या करना पड़ेगा माइनस। तो 45 का आधा कितना होता है 22.5, तो आप यहाँ पे 22.5 घटाएंगे आपका आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पे आपसे बोलना चाह रहा हूँ कि आप मुझे बताइए 2:25 पर कितने डिग्री का एंगल बनेगा। तो 2:25 पे आप देखें यहाँ पे लिखेंगे 2:25 को क्या लिखेंगे आप 5। 2 और 5 का डिफरेंस कितना हुआ 3। यहाँ पे आप 30 का मल्टीप्लाई करें कितना हो गया 90 हो गया। अब आपको मालूम है बाद वाली डिजिट बड़ी है तो आपको 25 मिनट में घंटे की सुई कितना आगे बढ़ती है 12.5 डिग्री। तो 12.5 डिग्री आप माइनस कर देंगे, 10 माइनस करेंगे तो 80 आएगा, 2.5 और माइनस करेंगे आपका तो 77.5 डिग्री ये आपका आंसर होगा। तो दोस्तों यहां वाली डिजिट अगर आपको बड़ी मिल रही है तो आपको माइनस करना है, और यहां वाली डिजिट अगर आपको छोटी मिल रही है तो आपको प्लस करना है। अब ये तो दोस्तों मैं एग्जैक्ट टाइम की बात कर रहा था 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55। लेकिन अगर आपको ऐसा समय मिले 3:09, 4:11, 7:03, 8:24, तो इन सभी के भी आप आंसर बिना पेन चलाए और बिना किसी फार्मूले के आप निकाल सकते हैं। दोस्तों YouTube चैनल पर कुछ अनुपात दिए गए हैं कि 1:2, 1:3, 1:4, 1:5। अगर टाइम के बीच में ये रेशियो बनता है तो आप आंसर कुछ फार्मूले के माध्यम से निकाल सकते हैं। लेकिन आप मुझे बताइए कि कितने रेशियो बन सकते हैं। अगर हम एंगल की बात कर रहे हैं तो करीब बहुत सारे हजारों रेशियो बन सकते हैं, तो यहां पर आपको इसका इस्तेमाल नहीं करना है। तो दोस्तों मेरा ये पहला वीडियो था जो कि हाउ टू स्टडी पर बेस्ड था, तो इसमें मैंने बहुत सारे एग्जांपल आपको दिए हैं। निसंदेह दोस्तों इस बात में कोई दो राय नहीं कि मैंने बहुत सीमित समय में आपको सारे सब्जेक्ट के विषय में समझाने की कोशिश करी, लेकिन आप खुद समझते हैं कि बहुत सीमित समय में सभी सब्जेक्ट के विषय में मेरे पास जो मैंने रिसर्च करी है, तो उसके लिए दोस्तों आपको प्रॉपर मेरे अपकमिंग वीडियोस देखने पड़ेंगे। जब भी आप अगर परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस या कोई भी कंपाउंड इंटरेस्ट, कोई भी चैप्टर आप देखना चाहते हैं तो आप आने वाले अपकमिंग वीडियो को मेरे देखिए। और आज जो मैंने आपको बातें समझाने की कोशिश करी है मेरे इस वीडियो के माध्यम से, इसमें आपको कोई भी परेशानी हो तो आप मुझे बिल्कुल कमेंट करके बताइए। मैं अगर इतना आपसे कहूं कि आप हमारा चैनल आगे देखते रहें। अगर आपको आज का मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल के साथ बने रहें। धन्यवाद दोस्तों।